दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। मैं धर्मराज प्रसाद। 13 जनवरी 2026 के बाद से जब से यूजीसी कानून आया है ना, तब से जो स्वर्ण जाति जनरल कैटेगरी में एक अलग लेवल की जागरूकता आ गई है और ये जागरूकता बहुत ही ज्यादा आगे उनके अधिकारों को लेकर एक निर्णायक परिणाम देगी। और इस जागरूकता के कारण अब 13 जनवरी 2026 के बाद के ही बीजेपी का स्वर्णों के विरोध में जो दिया गया बयान है और दी गई बातें को नहीं खोज रहे हैं, वो उसके पहले का भी स्वर्ण के बारे में क्या क्या बोला गया सबके सब खोजा जाएगा। क्योंकि दोस्तों होता यह है ना कि अगर कोई भी पार्टी को या कोई भी व्यक्ति पर जब हम ट्रस्ट करते हैं तो उसको बहुत सारे अधिकार देते हैं और उन अधिकारों का उपयोग करने के क्रम में वो क्या करता है कि हमारे विरोध में बहुत सारी बातें करता है, लेकिन उस वक्त विश्वास रहता है तो लोग ध्यान नहीं देते, लेकिन बाद में जब उसको एक दो जब बड़ी गलती दिखती है तो फिर पूरी की पूरी गलती खुलती है। दोस्तों इस वीडियो बढ़ रही है, इस वीडियो में 3 चीजों पर चर्चा होगी। सबसे पहले बीजेपी का ऐसे ऐसे कारनामे जो 2014 के बाद से ही जनरल कैटेगरी या स्वर्णों के प्रति की जा रही थी, ये पहला इस पार्ट रहेगा। दूसरा पार्ट ये रहेगा कि अभी महिला आरक्षण 33% जो आया है उसमें क्या सचमुच बीजेपी के नेता या पूरे के पूरे जो लोकसभा विधानसभा के जो नेतागण है सचमुच अपने अधिकारों को महिलाओं को देंगे या वो बस देश के लोग के साथ एक बहुत ही अलग लेवल का मजाक कर रहे हैं। और तीसरे चीज में हम लोग बात करेंगे कि बीजेपी की हालत अभी राष्ट्रीय जनता दल मतलब आरजेडी के लालू यादव के तरह कैसे बहुत निकट भविष्य में होगी और ऐसे क्या क्या कारनामे हैं जो उनसे सेम पैरेलल मिलते हैं और सेम सिम्टम इसमें भी आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नितिन गडकरी के बारे में, वो बयान को लेकर जो उन्होंने सितंबर 2025 में एक सभा में दिया था। दोस्तों नितिन गडकरी का एक बयान और इस टाइप के अफराद बयान इस बात की ओर इशारा करते थे कि स्वर्ण जातियों को किसी भी रूप में जीवन में कभी भी देश के स्वर्ण जाति या जनरल कैटेगरी को आरक्षण मुक्त या भेदभाव पूर्ण मुक्त माहौल कभी मिलने वाला ही नहीं है। तो नितिन गडकरी के बयान के बारे में बात कर ले। नितिन गडकरी का जो बयान था ना, उसमें उन्होंने ये कहा था कि मैं भगवान का शुक्रगुजार हूं कि ब्राह्मणों को आरक्षण नहीं मिला। सितंबर 2025 सर्च कर लीजिएगा। अब इस बयान को उन्होंने रीजन क्या बताया, क्योंकि देखिए कोई भी तर्क रहे या कुतर्क रहे, तर्क करने वाला या कुतर्की व्यक्ति उसका रीजन जरूर देता है। उसका रीजन उन्होंने ये दिया कि ब्राह्मणों को अधिकार नहीं मिला इसीलिए ब्राह्मण ना बहुत मेहनत करते हैं और ब्राह्मण मेहनत करना सीख गया और वो अपनी काबिलियत के दम पर आगे बढ़ रहा है। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि जब आरक्षण मिलना बंद हो जाएगा बाकी लोगों को, तो क्या ब्राह्मण जातियों को अपने आप प्रमोशन मिलेगा क्या, या अपने आप नौकरियों में मतलब उसका ज्वाइनिंग हो जाएगा? भैया आरक्षण नहीं रहेगा तो भी उसको मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन उसके मेहनत का पूर्ण फल मिलेगा। तो ये समझाने की कोशिश कर रहे थे ब्राह्मणों को और स्वर्णों को मुख्य रूप से कि आरक्षण नहीं है तो अच्छा, इसी बहाने आप ज्यादा मेहनत करते हो। सबसे पहले तो एक बात बता दूं नितिन गडकरी जी, आप राजनेता है ना और आपके अभी लोकसभा विधानसभा में अभी तक रिजर्वेशन नहीं आया है ना, और आया भी है तो नाम मात्र का आया है ना, इसलिए आप ऐसा कहते हैं। और आप बड़े पद पर बैठे नेता, मंत्री लेवल के नेता है ना, इसलिए आपके हाथ में कोई भी लोकसभा सीट आ जाता है और आप लोग को मिलना ही है ना, इसीलिए एक गाना बजाना करते हैं। अगर इतना ही आपको अगर यकीन है, अगर आपको इतना ही ज्यादा है तो एक बार आप क्या करिए कि पूरा लोकसभा का से सीट से इस्तीफा दीजिए और आप एक आम नागरिक के रूप में, क्योंकि नितिन गडकरी खुद ब्राह्मण जाति से है, तो उनको क्या चाहिए कि आम नागरिकों का तरह आ जाए, नेतागिरी छोड़ के, और फील्ड में आकर आम नागरिकों की तरह स्ट्रगल करके देखे, तब उन्हें पता चलेगा कि रिजर्वेशन से ब्राह्मणों को सचमुच फायदा हुआ है क्या, या सचमुच मजबूत हो गए हैं और एकदम स्ट्रांग बन गए हैं, या बेचारे पूरी तरीके से एक दलित से भी बहुत खराब स्थिति में पहुंच गए हैं। आज सचमुच ब्राह्मण शोषित स्थिति में पहुंच गए हैं या उनका उत्थान हो गया है। एक बार सब पूरा नेतागिरी छोड़ के आम आदमी ग्रुप में आइए तो दूर से बैठकर ना सब गाना बजाना करते हैं। तो ये बयान ना नितिन गडकरी ने चुटकी लेते हुए कहते, ध्यान दीजिएगा, इसको कोई साधारण तरीके नहीं बोले थे, ये एक मजे लेते हुए बोले थे।
अब ये कोई उनका मतलब ये कोई पहला ऐसा नेताओं का बयान नहीं है, पहले भी कितने बार ऐसे बयान आ चुके हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, रोहित वेमुला का जब आत्महत्या रोहित वेमुला ने किया था, वो कारण ये दिया गया था कि वो जातीय सूचक प्रताड़ना के या शब्दों के प्रयोग के कारण आत्महत्या कर लिया। लेकिन कई कई लोग, अब इसका स्पष्ट प्रमाण तो नहीं है, लेकिन कई कई लोग कहते हैं कि रोहित वेमुला वो दलित भी नहीं था, और लोग ये भी कहते हैं कि उसका आत्महत्या का कारण दूसरा था। लेकिन अभी उसका प्रमाण नहीं मिला है, तो इसके बारे में खुलकर कुछ नहीं बोला सकता। लेकिन इतना तो कह सकते हैं ना कि कहीं अगर धुआं निकलता तो आग तो होगा। तो ये जो नेता है ना, वो 2014 के बाद से ही ये जो, सॉरी अभी बातों में मतलब भूल गया, हाँ, तो रोहित वेमुला जो आत्महत्या किया था ना, वो आत्महत्या के बाद में ना नरेंद्र मोदी जी का बयान आया था कि मेरे ऊपर गोली चला लो, मेरे ऊपर गोली चला लो, लेकिन मेरे दलित भाइयों को कुछ मत बोलो। अब अगर गौर करिएगा तो अभी उत्तर प्रदेश की फतेहपुर में श्रीवास्तव बंधु जो हैं, जनरल कैटेगरी स्वर्ण समाज के, और उनके बहुत बड़े वोटर भी हैं, वो भी पूरा फैमिली केवल ST SC एक्ट के धमकी के कारण डर गए थे, और वो लफड़ा और इतना झंझट, कितना परेशानी होगा, उस खौफ में आत्महत्या कर लिए। तो नरेंद्र मोदी जी का यह बयान क्यों नहीं आया कि जो ST SC एक्ट लगाना है तो मुझ पर लगाओ, मेरे स्वर्ण भाइयों पर मत लगाओ? ये बयान नरेंद्र मोदी जी का नहीं आया। तो ये सब चीजें हैं जो उन लोग को भेदभावपूर्ण नीतियों को उजागर करते हैं। ये तो हो गया पहला पार्ट। अब मैं दूसरा पार्ट पर आऊंगा कि अभी मोदी सरकार आरक्षण को लेकर इस तरीके से घिर चुकी है, और उनके ऊपर सवर्णों के द्वारा जो दबाव बनाया जा रहा है ताकि ये आरक्षण जैसे भेदभावपूर्ण नीतियों को वापस ले ले। लेकिन मोदी सरकार समझ चुकी है कि अब मैं पूरी तरीके से अब इस जगह पहुंच चुका हूं ना कि अब जनरल कैटेगरी मेरे पर भरोसा नहीं करेगा, और अब जीत का चांस कम है। इसलिए मोदी सरकार एक बहुत बड़ा गेम खेल रही है। लेकिन जब कोई निराशा या हताशा में, या कोई ऐसे लोगों के खिलाफ कोई गेम खेलता है ना जो उन्हें हर तरीके से मदद करता है, तो उसका गेम काम नहीं करता है। तो मोदी सरकार अभी एक पासा फेंक रही है 33% महिला आरक्षण का। अब वो महिला आरक्षण देगी तो लोग खुश हो रहे, अरे वाह, चलो महिला आरक्षण लोकसभा में मिल रहा है, विधानसभा में मिल रहा है। तो अब ना बीजेपी के नेता और पूरे देश के नेतागण ना अपने आरक्षण का मतलब क्या होता है, अपने हिस्से का सीट किसी रिजर्व कैटेगरी को दे देना, और उस पर रिजर्व कैटेगरी लड़ेगा, और आपके बचा जो सीट है ना उसमें से भी रिजर्व कैटेगरी के लोग आके लड़ सकते हैं। तो वो होता है। तो अब देश को लगा कि नहीं भैया, नेता लोग अब अपने लिए भी ना बात कर रहे हैं। सबसे पहली बात, देश में 78 साल से आरक्षण का खेल खेला जा रहा है सरकारी नौकरियों में हर जगह, लेकिन अभी तक लोकसभा और विधानसभा में ना महिला आरक्षण को कुछ नहीं किया गया। मतलब कि अब उनको लग रहा है कि आरक्षण देना चाहिए, लेकिन बता रहा हूं अभी भी वैसे नहीं दे रहे हैं जैसा कह रहा हूं। वो आरक्षण एक धोखा है, और ये सब आरक्षण का ना बिल जनता के ऊपर फटेगा, लेकिन नेताओं की कुर्सी नहीं जाएगी। अभी मैं आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूं ना, सब समझ में आएगा आपको। देखते रहिए उस वीडियो को। देखिए अभी क्या है कि लोकसभा जो सीट है अभी 543 है। अभी लोकसभा सीट क्या 543 है, और अभी जब परिसीमन आएगा ना तो लोकसभा जो सीट की संख्या 800 से पार कर दिया जाएगा। 800 से ज्यादा आएगा, 816 आए, 820 आए, जो भी आए ये सब या उससे पार ही जाएगा, 800 से कम नहीं रहेगा। और ये परिसीमन न पहले 2029 के बाद करना था, ठीक है। तो ये परिसीमन तो होगा ही होगा, लेकिन इसमें ध्यान से देखिएगा, जब महिला आरक्षण जब बिल लाएंगे ना, तो बिल लाने के थोड़ा दिन पहले या कुछ महीने बाद क्या करेंगे कि हमारे लोकसभा जो सीटों को बढ़ा देंगे। देखिए जैसे लोकसभा सीट अभी यूपी में कितना है, 80 है। तो परिसीमन के बाद हम निश्चिंत रहिए, लोकसभा सीट सीधे सीधे 120 होगा। कितना होगा, 120। अब देखिए 80 सीट था, और 80 से कितना हो गया, 120। अब 120 का 33%, एक तिहाई करिए, 40। कितना हुआ, 40। तो लोकसभा सीट क्या है, 80 है, और 40 क्या किए, बढ़ गया। अब उसमें से 33% आरक्षण दे दिए। 120 का 40 पे 33% 40 हो गया, तो जो सीट बढ़ाना वो महिला के लिए आरक्षण मिल गया। तो 40 का 40 सीट जो बचा हुआ है वो क्या है, सॉरी
80 सीट यूपी में था तो उनका सीट तो यथावत रह गया ना, और वो 40 सीट बढ़ा दिए, उसी को आरक्षण में डाल दिए। मतलब नेताओं को क्या घाटा लगा, या उनको सीटों से क्या घाटा लगेगा। अब बिहार में देखिए, बिहार में लोकसभा सीट कितना है, 40 है। जैसे ही परिसीमन होगा तो बिहार का लोकसभा सीट कितना हो जाएगा, 60। अब वो 60 का 33% कितना होगा, 20। तो जो बढ़ा हुआ 20 सीट क्या हो जाएगा, महिला आरक्षण में चल जाएगा। लेकिन 40 सीट यथावत रह गया, तो नेताओं को फर्क पड़ा क्या, नहीं। वैसे ही पश्चिम बंगाल में 42 सीट है, उसको बढ़ाकर 63 किया जाएगा। तमिलनाडु में 39 सीट है, जिसको बढ़ाकर 59 कर दिया जाएगा। केरला में 30 सीट है, जिसको बढ़ाकर केरला में 20 सीट है, जिसको बढ़ाकर 30 कर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में 11 सीट है, जिसको बढ़ाकर कितना कर दिया जाएगा, 17 कर दिया जाएगा। उसी तरीके से देखा जाए ना, तो ये नेतागण आरक्षण लाने से पहले सीटों की संख्या बढ़ा दी है, तो उनका सीट कहां गया। और जो आम जनता, जो सरकारी नौकरियों और जो आम जनता के लिए जो आरक्षण व्यवस्था करते हैं ना, उसमें सीटों की संख्या नहीं बढ़ती है, उसी में से काट कर महिलाओं को या एसटी एससी या रिजर्व कैटेगरी को देते हैं। और इन लोग को जब रिजर्वेशन देना होता है ना, तो पहले से सीट को बढ़ा लेते हैं और वो बढ़े हुए सीट को रिजर्व में डाल देते हैं। और इसका बोझ कौन उठाता है, इसका बोझ उठाएगा जनता। अब यूपी में जो लाखों रुपए खर्च होता है एक सांसद पर, 80 पर खर्च होता था, अब कितने पर होगा, 120 पर खर्च होगा। अब जनता का ऊपर टैक्स बढ़ेगा और जनता के ऊपर बोझ बढ़ेगा। और उन सबसे सांसदों को खाना पीना, पेमेंट, घूमना फिरना, लाइफ टाइम पेंशन की व्यवस्था रहेगी। लेकिन सांसद अपना सीट तो बचा लिए ना। इस तरीके से बोल रहा हूं कि सरकार महिला आरक्षण के नाम पर जो कर रही है ना, वो अपना कुछ नहीं देने वाली। ये आम जनता या जो सरकारी नौकरी वगैरह जो आम जनता जो करते हैं ना, उसमें से आरक्षण होता है, तो उनकी सीटों को काट के मिलता है। ये लोकसभा विधानसभा में आप ऐसा मत समझिएगा कि वो अपने अधिकारों को छोड़ने वाले हैं। वो एक फर्जी मतलब वो एक घुमावदार तरीके से वो बस आरक्षण के नाम पर दे रहे हैं, जबकि उनका कुछ जा ही नहीं रहा है। अब आप समझ गए होंगे कि 33% आरक्षण के बाद भी ये नेता क्यों इतने निश्चिंत होकर छोड़ रहे चीजें को। अब तीसरा चीज मैं ये कह रहा हूं कि बीजेपी का जो पार्टी है ना, उसकी हालत एक दिन राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव की पार्टी की तरह होगा। बता रहा हूं कैसे। लालू प्रसाद यादव जब सत्ता में आए थे ना, तो 1990 में मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव बने थे, और ये लगभग 15 सालों तक वो मतलब 1990-97 तक लालू प्रसाद यादव रहे, और 97 से लेकर 2005 तक उनकी पत्नी राबड़ी देवी रही। तो इस तरीके से 15 सालों में ना लालू यादव लूट मचाए, करप्शन किए, सब कांड किए। और जब चुनाव में जब आया 2005 के बाद, तो जब पूछा जाता था भ्रष्टाचार पर, तो भ्रष्टाचार की बातें नहीं करते थे। हमेशा बताते थे कि मैंने आपकी जातियों को ऊपर उठाया, पिछड़े वर्गों को, राजपूतों के सामने खाट पर बैठने का अधिकार दिया, ये सब बातें करते थे, पुरानी उपलब्धि गिनाते थे। नया सवाल का जवाब भ्रष्टाचार पर नहीं देते थे। और जब कोई नेता अपना पुराना उपलब्धि की आड़ में अपने अभी का मौजूदा वर्तमान के सवालों को घुमावदार तरीके से नेगलेक्ट करे ना, तो उससे जनता कटती है। और बीजेपी भी वही कर रही है। बीजेपी से अभी यूजीसी, एसटी/एससी एक्ट और आरक्षण को लेकर सवाल किया जा रहा है, लेकिन बीजेपी क्या कर रही है, बीजेपी सीधे कर रही है, बीजेपी की तरफ से साक्षी महाराज कि नरेंद्र मोदी जी राम मंदिर बना दिए। भैया जब बनाए तो नरेंद्र मोदी जी को ना 10 साल तक एकदम पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार को एक बहुमत दिया गया, ये कोई कम नहीं है। और अभी 5 साल और मतलब 15 साल तक के लिए प्रधानमंत्री पद मिला, उनको मिल गया ना जो किए तो। लेकिन अभी जो भेदभावपूर्ण नियम किए हैं और आरक्षण वगैरह जो है जिसको सचमुच करना चाहिए, उसके लिए क्या कर रहे हैं, और इस सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। तो ये भी वही कर रहे हैं जो लालू प्रसाद यादव की पार्टी करती थी। तो इस तरीके से इनका भी परिणाम वही होगा जो लालू प्रसाद यादव की पार्टी का होता था। और देख लीजिएगा 2027 में इसका झलक दिखेगा और 2029 से पूर्ण हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने 3 चीज इस वीडियो में समझाया कि कैसे बीजेपी के द्वारा पहले से ही स्वर्णों के विरोध में बातें की जाती थी, और कैसे 33% आरक्षण के लिए धोखा है, और वो नेतागण कुछ सीट छोड़ने वाले नहीं है, वो अपनी सीट का व्यवस्था जुगाड़ पहले से कर लिए हैं। और तीसरे कैसे जो बीजेपी है उसकी गति लालू प्रसाद यादव की आरजेडी पार्टी की तरह होगी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि मैं अपनी बातों को समझा पाया हूँगा।
आप अपना राय इस वीडियो में रखिएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।